नमस्कार बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन। आओ उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। देखो आज हम पढ़ेंगे, हमने लघु बीजाणु जनन यानी कि परागकण का जो निर्माण था, मेल गेमेट का जो फॉर्मेशन था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो था वो हमने पूरा कर लिया था। आज हम निषेचन जो पूर्व घटना है, प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स है, उसी में आज हम करेंगे। जो मेल गेमेट फीमेल गेमेट का जो फॉर्मेशन है, मादा युग्मक का जो निर्माण है, आज उसको पूरा करेंगे। देखो, तो हमने ये देखा था, इसको कहते हैं जैसे नर युग्मक के निर्माण को हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन, वैसे यहाँ पे जो मादा युग्मक का निर्माण करेंगे यहाँ कहेंगे गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखा बेटा, मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो पिछले जो लेक्चर में हमने देखा था कि मेगा स्पोरोजेनेसिस को समझने के लिए हमने देखो पिछले लेक्चर में देखा था कि सर जो अंडाशय है, जो ओवरी है, उसमें एक ऐसी स्ट्रक्चर हमने देखी था। ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। इस संरचना को हमने याद करो बीजांड कहा था, ओव्यूल कहा था, ठीक है। और हमने ये देखा था कि इस ओव्यूल के अंदर ये जो बीजांड काय है, इस बीजांड काय में अनेक कोशिकाओं का एक समूह था, मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट थे यहाँ पे इस प्रकार से। वैसे इस पूरे ग्रुप को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन ऊतक। फिर हमने ये देखा था कि ये वाला जो भाग था माइक्रोपाइल, इस माइक्रोपाइल के पास, जिन्होंने नहीं देखा, जिन्हें नहीं पता है, वो पिछले लेक्चर में जाके देख लेना बेटा। पार्ट 3, मेरे हिसाब से पार्ट 3 जो है, इसी को डिस्कस किया हुआ है हमने। तो हमने देखा था जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल के बिल्कुल पास में यहाँ पे एक लार्जेस्ट सेल, एक बड़ी सघन जीव द्रव्य युक्त कोशिका थी, और इस कोशिका को हमने कहा था गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इस कोशिका को हमने कहा था गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। मेगा स्पोर मदर सेल, मदर सेल, ठीक है। आओ, और हमने ये भी देखा था कि ये मेगा स्पोर जो मदर सेल है, गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका है, ये मेगा स्पोर मदर सेल ही अब आगे चलकर जो है फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन करेगी। इसी से आगे चलकर मादा युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है। एक भ्रूणकोश का निर्माण होगा, मादा भ्रूणकोश का निर्माण होगा। तो इस सेल को कुछ समय के लिए हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे वहां पे लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से हमने परागकणों का निर्माण किया था। यहाँ पे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। तो जैसे हमने लघु बीजाणु कोशिका का जो प्रोसेस देखी थी, आज इसकी प्रोसेस को स्टडी करते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को बाहर निकाल, ये हमने गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बाहर, ये है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। मात्र कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी भी कर देंगे इसको, ये लिखा हुआ है मेगा स्पोर। देखो, हमने ये देखा था बेटा कि सर सेल डिवीजन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो हमने देखा था कि एक सेल डिवीजन होता है जिसे हम कहते हैं मियोसिस, और मियोसिस में हमने देखा था एक से कितने सेल का निर्माण होता है सर? 1 से 4 सेल का निर्माण होता है। और एक सेल डिवीजन था अपने पास में माइटोसिस, और हमने देखा था माइटोसिस में एक से केवल 2 ही सेल का निर्माण होता है।
ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था मियोसिस, इसको हमने कहा था अर्धसूत्री विभाजन, और इसको हमने कहा था समसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन नाम से पता चल रहा है अर्ध यानी आधा, मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, तो अर्ध का मतलब हाफ हो जाएंगे, यहाँ पे n हो जाएंगे। और समसूत्री का मतलब जो है यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम यदि मेरे पास में 2n है तो सम यानी इक्वली बने रहेंगे, समान बने रहेंगे, 2n। ठीक है, आओ अब देखो, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, जैसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, उसमें सबसे पहला जो विभाजन हुआ था, जो फर्स्ट डिवीजन हुआ था, वो हुआ था मियोसिस। ऐसे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल का जो फर्स्ट डिवीजन होगा, जो इसमें जो फर्स्ट सेल डिवीजन होगा वो भी होगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। और मियोसिस में 1 से 4 सेल का निर्माण होता है, तो यहां भी 1 से 4 सेल का निर्माण हो जाएगा इस प्रकार से। देखो इन सेल, ये जो 4 कोशिका बनेगी, इनका क्या नाम होगा? तो देखो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु की मां है, तो गुरु, जैसे लघु बीजाणु की मां से लघु बीजाणु बने थे, ऐसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी गुरु बीजाणु की मां है, तो गुरु बीजाणु की मां से क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु, तो इनका नाम हो जाएगा गुरु बीजाणु। मेगा स्पोर, ठीक है। अच्छा ध्यान देखो बेटा, 4 जो लघु बीजाणु थे वहां पे, चारों लघु बीजाणु सेपरेट हो गए थे, ठीक है। ये भी देखो, अच्छा ये चतुष्टक शब्द भी लग जाएगा, गुरु बीजाणु चतुष्टक कहते हैं इसको, टेट्राड। 4 जो लघु बीजाणु थे वहां पे हमने देखा था, लघु बीजाणु जनन में चारों लघु बीजाणुओं से परागकण बने थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बीजाणु में एक ही भ्रूणकोश का निर्माण होगा, एक ही मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो चूंकि सर गुरु बीजाणु तो मेरे पास में 4 है, और मादा युग्मक जो मादा भ्रूणकोश है वो एक ही बनेगा, तो 4 एक ही बनने के लिए इन 4 में से जो ऊपर वाले जो 3 है बेटा, ये नष्ट हो जाएंगे इस प्रकार से, है ना। ये तीनों जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे इस प्रकार से, तीनों नष्ट हो जाएंगे बेटा, ये 3 जो है वो नष्ट हो जाएंगे इस प्रकार से। ये लो, 3 गुरु बीजाणु जनन जो है वो नष्ट हो गए, डीजनरेट हो गए। ये ऊपर वाले तीनों नष्ट हो गए, बचा एक नीचे लास्ट वाला, ये वाला, ये अकेला जिंदा रहेगा, ये बना रहेगा इस प्रकार से। तो इसे कहेंगे हम कार्यशील गुरु बीजाणु। फंक्शनल मेगा स्पोर, मेगा स्पोर, ठीक है। बाकी जो ऊपर वाले 3 नष्ट हो गए, इन्हें कहेंगे अपहासित गुरु बीजाणु। अब सर ऐसा क्यों होता है? तो जस्ट मैंने अभी तुम्हें बताया कि बेटा, एक गुरु बीजाणु को मात्र कोशिका से जो 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, तो इनमें से सिर्फ देखो, मादा जो बीजाणु में एक ही मादा युग्मक बनेगा। अगर ये 3 नष्ट नहीं होंगे तो 4 से 4 मादा युग्मक बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, एक बीजाणु में एक ही मादा युग्मक बनेगा। तो एक ही मादा युग्मक बनने के लिए हमें एक ही गुरु बीजाणु चाहिए, एक ही मेगा स्पोर चाहिए, तो बाकी जो 3 है वो तीनों नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक अकेले गुरु बीजाणु से, ध्यान देना, 4 से मादा युग्मक नहीं बनेंगे, 4 मादा युग्मक नहीं बनेंगे, सिर्फ एक ही मादा युग्मक बनेगा एक कार्यशील गुरु बीजाणु से,
तो एक कार्यशील गुरु बीजाणु से एक ही मादा युग्मक का निर्माण होता है, बाकी 3 नष्ट हो जाते हैं। तो एक अकेले गुरु बीजाणु से जो मादा युग्मक का निर्माण होता है इसे कहते हैं एक बीजाणुक विकास। क्या कहते हैं? एक बीजाणुक विकास। इस एक कार्यशील गुरु बीजाणु से एक ही मादा युग्मक का निर्माण होता है, इसे कहते हैं एक बीजाणुक विकास। बाकी 3 गुरु बीजाणु जो है वो अपहासित हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आओ अब देखो, तो ये जो 3 है ये तो नष्ट हो गए, बचा कौन? फंक्शनल मेगास्पोर। इसको बाहर ले लो, इसको यहां ले लेते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर ये आ रहा है, फंक्शनल मेगास्पोर। देखो अब इस फंक्शनल मेगास्पोर से आगे चलकर मादा भ्रूण कोश का निर्माण हो, ये बना लिया हमने फंक्शनल मेगास्पोर। ये है फंक्शनल मेगास्पोर। देखो अब क्या होगा, फंक्शनल मेगास्पोर में सबसे पहले होगा माइटोसिस, सेल डिवीजन। अच्छा माइटोसिस याद करो, जैसे हमने वहां का किया था, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में पढ़ाया था कि सर जब भी सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो इसे हमने कहा था केंद्रक। तो जब भी किसी कोशिका का विभाजन होता है तो सबसे पहले होता है केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस। और क्या होता है, एक इस केंद्रक से, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, केंद्रक विभाजन होगा। उसके बाद में ये जो साइटोप्लाज्म है, ये मैं तुम्हें बता चुका पहले भी, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं इस प्रकार से। तो आधा साइटोप्लाज्म ऊपर चला जाएगा, आधा नीचे चला जाएगा, इस प्रकार 2 सेल का निर्माण होगा। इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। साइटोकाइनेसिस, ठीक है। आओ इधर, तो देखो अभी जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें होगा कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन, और कौन सा? माइटोसिस। तो माइटोसिस होगा, बोले तो समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन भी कौन सा होगा? पहले केंद्रक विभाजन होगा, जैसे लघु बीजाणु जनन में किया था हमने। कैरियोकाइनेसिस होगा। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होगा तो बेटा ये फंक्शनल मेगास्पोर के जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे इस प्रकार से। ये इस प्रकार से जो है 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये साइटोप्लाज्म है। देखो केंद्रक विभाजन के बाद में, कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस होना चाहिए, कोशिका द्रव्य का विभाजन होना चाहिए, बीच में एक सेल वॉल बननी चाहिए, आधा साइटोप्लाज्म ऊपर आधा साइटोप्लाज्म नीचे होना चाहिए, एक सेल से 2 सेल बननी चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्या होगा कि सर जैसे केंद्रक विभाजन होगा उसके तुरंत बाद, कैरियोकाइनेसिस के बाद में तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, अर्थात केंद्रक विभाजन के तुरंत बाद में जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा, एक कोशिका से 2 कोशिका नहीं बनेगी। जैसे हमने लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोर मदर सेल में हमने देखा था, जैसे सेल वॉल बन गई थी, तो 2 सेल बन गई थी, वेजिटेटिव और जनरेटिव, है ना, कायिक और जनन कोशिका। लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, यहाँ पे सेल का साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो फिर क्या होगा कि सर केंद्रक विभाजन होने के बाद में, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में साइटोकाइनेसिस ना होकर, कोशिका द्रव्य का विभाजन ना होकर एक बार और केंद्रक विभाजन हो जाता है, एक बार और साइटोकाइनेसिस हो जाता है, वो सॉरी कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। क्या कहा कि सर सबसे पहले केंद्रक विभाजन होगा जिससे 1 से 2 केंद्रक बन जाएंगे। अब कोशिका द्रव्य का विभाजन ना होकर, साइटोकाइनेसिस ना होकर, तो वापस से एक बार और कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, एक बार और
केंद्रक का विभाजन हो जाएगा। तो एक बार और जो है माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा। बोले तो केंद्रक विभाजन हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? तो देखो बेटा, जब एक इसमें केंद्रक विभाजन हुआ तो एक से दो केंद्रक बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए। अब फिर इसमें एक केंद्रक विभाजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, तो इससे फिर दो केंद्रक बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे इस प्रकार से। और इससे भी दो न्यूक्लियस बन जाएंगे इस प्रकार से। तो अब एक सेल में मेरे पास में चार न्यूक्लियस बन गए, चार केंद्रक बन गए। ठीक है, तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस ना होके वापस फिर एक बार और कैरियोकाइनेसिस हुआ। तो यहाँ पे देखो मियोसिस फर्स्ट, वो सॉरी माइटोसिस फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस, ये माइटोसिस सेकंड, कैरियोकाइनेसिस। अब क्या होगा कि सर अब सेल वॉल बनेगी? नहीं बेटा, अब एक बार और माइटोसिस हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस। तो इस प्रकार से 3 बार कैरियोकाइनेसिस होता है, 3 बार जो है केंद्रक विभाजन होता है माइटोसिस। ठीक है, समसूत्री केंद्रक विभाजन होता है। तो अब की बार ये तीसरा हो गया, थर्ड। माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस। तो फिर क्या होगा? इस प्रकार वापस जो सेल बनेगी, ये तो देखो, जब इसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ एक से दो न्यूक्लियस बन गए, फिर दोबारा कैरियोकाइनेसिस हुआ तो इससे दो बन गए, इससे दो बन गए। अब फिर एक बार और कैरियोकाइनेसिस करा देंगे तो इससे दो बन जाएंगे, इससे दो बन जाएंगे, तो ऊपर 4 बन जाएंगे, नीचे भी इससे भी दो, इससे भी दो, तो नीचे भी 4 बन जाएंगे। तो इस प्रकार इससे दो बनेंगे तो ये दो बना लेंगे, इससे भी दो बनेंगे। देखो ऊपर 4 न्यूक्लियस बन गए, नीचे आओ इससे भी दो बन जाएंगे और उससे भी दो बन जाएंगे। और ये जो है साइटोप्लाज्म है। अब देखो एक सेल में, एक कोशिका में 4 केंद्रक ऊपर और 4 केंद्रक नीचे, कुल मिला के 8 केंद्रक, 8 न्यूक्लियस का निर्माण होगा। ठीक है, और कितनी बार हुआ ये जो माइटोसिस, जो कैरियोकाइनेसिस हुआ वो कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। ठीक है, जबकि मियोसिस कितनी बार हुआ? मियोसिस 1 बार हुआ। तो वहां से यहां तक के निर्माण में यदि आप देखो तो 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस। ठीक है, आ जाओ कि अब सर अब क्या फिर कैरियोकाइनेसिस होगा? नहीं बेटा, अब कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा। अब देखो क्या होगा, अब थोड़ी बड़ी सेल बना लेते हैं हम आराम से इस प्रकार से। देखो ऊपर जो 4 न्यूक्लियस है और नीचे भी 4 न्यूक्लियस है, 1 2 3 और 4, इधर भी बना लो, 1 2 3 और 4। बेटा ये जो 4 न्यूक्लियस बने हैं ऊपर और नीचे, इन 4 में से एक न्यूक्लियस जो है वो यहां आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, मिड में आ जाएगा, और यहां से भी एक न्यूक्लियस जो है वो यहां आ जाएगा बीच में। तो सेंटर में जो मेरे पास 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। तो
यहां से एक न्यूक्लियस जब यहाँ गया तो ये यहाँ से हट जाएगा, इधर आ जाएगा। इसी प्रकार जब यहां से भी एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा तो यहां से भी एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा। तो 4 में से एक बीच में आ गया तो ऊपर कितने बचेंगे? 3। और यहाँ भी 4 में से एक बीच में आ गया तो ऊपर कितने, नीचे कितने बचेंगे? 3। और ये जो दो न्यूक्लियस जो बीच में आ गए, मिड में आ गए, सेंटर में आ गए, इन्हें कहते हैं ध्रुवीय केंद्र, पोलर न्यूक्लाई। ठीक है, आओ अब देखो ऊपर मेरे पास में जो है वो 3 न्यूक्लियस बचते हैं, 3 केंद्रक बनते हैं। इनको ऐसे बना लो थोड़ा सा। एक न्यूक्लियस ये बन गया, एक न्यूक्लियस ये बन गया और एक न्यूक्लियस ये बन गया। नीचे भी मेरे पास में 3 न्यूक्लियस बनते हैं, एक न्यूक्लियस ये बन गया, एक न्यूक्लियस ये बन गया और एक न्यूक्लियस ये बन गया। इसके पास और ये जो है साइटोप्लाज्म। देखो 3 बार के कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में, 3 बार समसूत्री केंद्रक विभाजन होने के बाद में, देखो केंद्रक विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, लेकिन यहाँ पे सीधा कोशिका द्रव्य का विभाजन ना होके, सीधा साइटोकाइनेसिस ना होके 3 बार कैरियोकाइनेसिस हुआ है, 3 बार जो है केंद्रक विभाजन हुआ है। ठीक है, अब होगा बेटा साइटोकाइनेसिस। 3 बार केंद्रक विभाजन होने के बाद में, 3 बार कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में अब साइटोकाइनेसिस होगा, अब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो ये यहाँ पे इन दोनों केंद्रक के बीच में एक सेल वॉल बन जाएगी इस प्रकार से। यहाँ भी एक सेल वॉल बन जाएगी, थोड़ा सा जो साइटोप्लाज्म इसमें चला जाएगा, यहाँ भी एक सेल वॉल बन जाएगी, थोड़ा वो साइटोप्लाज्म इसके पास में आ जाएगा, यहाँ भी एक सेल वॉल बन जाएगी और थोड़ा वो साइटोप्लाज्म इसके पास आ जाएगा। ये बन गई सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ऐसे देखो नीचे भी क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म, यहाँ भी साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, सिर्फ जो साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, एक सेल वॉल यहाँ बन जाएगी, थोड़ा वो साइटोप्लाज्म इसके पास चला जाएगा, एक सेल वॉल यहाँ बन जाएगी इसके पास, थोड़ा बहुत इसके पास चला जाएगा, और एक सेल वॉल यहाँ बन जाएगी। इसको पहले ऐसे बना लो, ऐसे बना लो ऐसे, और एक सेल वॉल यहाँ बन जाएगी ऐसे। ठीक है, तो सब में जो है थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म चला जाएगा। अब अगर हम गौर से देखें तो इस पूरे स्ट्रक्चर में हमारे पास में देखो 3 सेल ऊपर बन गई, 3 सेल नीचे बन गई। ठीक है, और टोटल देखें तो कितनी सेल बन रही है, तो बेटा मैं कहूंगा यहाँ पे 3 और 3 6 और टोटल 7 सेल बन रही है। 7 सेल का जो 7 सेल है उसका निर्माण हो रहा है। देखो कैसे, 3 सेल तो सर ऊपर बन गई, ये लो सर 3 सेल ऊपर बन गई, 3 सेल नीचे बन गई, 3 सेल नीचे बन गई, और अगर गौर से देखो तो एक सेल बीच में और बनी हुई है इस प्रकार से, जिसमें 2 न्यूक्लियस है। तो ये है सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल। अब आओ इनके नामकरण कर लेते हैं। देखो ऊपर वाली जो 3 कोशिका बनी है, ये वाली, इन तीनों कोशिकाओं को, इस पूरे समुच्चय को, इस पूरे ग्रुप को कहते हैं हम एंटीपोडाल। इस पूरे ग्रुप को हम कहेंगे एंटीपोडाल। इसको हटा देता हूं मैं, समझ गए होंगे आप। इस पूरे ग्रुप को कहेंगे एंटीपोडाल। प्रतिव्यासान या प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, ऐसे नीचे वाला जो पूरा ग्रुप है इसको कहेंगे अंड समुच्चय। पूरे ग्रुप को कहेंगे बेटा अंड समुच्चय।
एग ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो एग ऑपरेटर में ये जो बीच वाली कोशिका है, ये जो बीच में जो सेल दिख रही है आपको, एक्चुअल में बेटा ये ही है मादा युग्मक, ये ही है फीमेल गेमिट, इसी से ही जो है मेल गेमिट आके फ्यूज होएगा, इसी से ही मेल गेमिट आके मिलेगा, इसको कहते हैं हम एग। तो मैं जो है इसको डिलीट कर दूं कुछ समय के लिए, ठीक है। इसको तो क्या करेंगे, चलो कोई बात नहीं, इसको कहेंगे हम अंड कोशिका। एग, और एग के दो ये जो अगल बगल में जो दो सेल दिखाई दे रही है आपको, इन्हें कहेंगे हम सहायक कोशिका, सिनर्जिड्स। ठीक है, देखो सहायक कोशिकाओं में यहां पे नीचे, सहायक कोशिकाओं में यहां पे एक विशेष प्रकार का कोशिकीय स्थूलन होता है, एक सेलुलर प्रोजेक्शन होती है इस प्रकार से, सेल वॉल की एक प्रोजेक्शन बन जाती है बेटा, सेल वॉल की एक उंगली जैसी संरचनाएं बन जाती है यहां पे, ऐसे कोशिकीय स्थूलन हो जाता है ऐसा। इन्हें कहते हैं तंतु रूप समुच्चय, फिलीफॉर्म ऑपरेटर, ऑपरेटर्स, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। तो इस प्रकार ये जो संरचना बनी है अपने पास में, ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इसको कहते हैं मादा भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक। अच्छा, ये जो दो बीच में न्यूक्लियस बने हैं अपने पास, इन दोनों को कहेंगे ध्रुवीय केंद्र, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मादा भ्रूण कोश। अच्छा देखो, अब एक चीज यहां देखें तो सर एक जो ग्रुप बीजाणु मात्र कोशिका थी जो बीजांड के बीजांड द्वारा सिरे के पास में थी, इसको हमने बाहर निकाल लिया। इसमें सबसे पहला विभाजन कौन सा हुआ, मियोसिस। तो फर्स्ट जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, वो होता है मियोसिस, और मियोसिस से 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है, 4 में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, एक बचेगा जिसको फंक्शनल कहेंगे। अब इस एक से ही आगे चलकर जो है मादा युग्मक बना है, मादा भ्रूण कोश बना है, इसलिए हम इसको कहेंगे एक बीजाणु विकास, मोनोस्पोर डेवलपमेंट, है ना। इसको हम फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे। देखो अब इसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस, फिर दोबारा भी, फिर सेकंड भी माइटोसिस, और तीसरा भी माइटोसिस। लगातार 3 बार समसूत्री केंद्रक विभाजन के बाद में 8 केंद्रक बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ कितने बन गए, 2, इसे कहेंगे, ये देखो ये है परिपक्व भ्रूण कोश, तो इससे पहले ये बनेगा, इससे पहले ये बनेगा। अब इस वाले में देखो कितने केंद्रक है, 4, तो इसे कहेंगे 4 या 4 न्यूक्लिएट भ्रूण कोश। इससे पहले ये बनेगा, इसमें 2 ही केंद्रक है, इसे कहेंगे 2 न्यूक्लिएट, यानी 2 केंद्र की है, न्यूक्लिएट भ्रूण कोश। और ये फंक्शनल मेगास्पोर। तो अगर हम देखें तो एक मेगास्पोर मदर सेल से मैच्योर एम्ब्रियो सेक बनने का, मादा भ्रूण कोश बनने की पूरी प्रक्रिया में टोटल कितने सेल डिवीजन होते हैं, तो बेटा टोटल 4 सेल डिवीजन होते हैं। देखो, एक तो ये हो गया, 1 2 3 और 4। अब इनमें भी सेपरेशन देखें तो एक तो होता है मियोसिस और बाकी 3 क्या होते हैं, माइटोसिस। ठीक है, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मादा भ्रूण कोश। अब इसको हटा देता हूं मैं यहां से, इसको हम कहेंगे, ये जो संरचना बनी है ये बन गई मादा भ्रूण कोश। एम्ब्रियो सेक। और ये कहां पे डेवलप हुई है, ये डेवलप हुई है यहां पे,
क्योंकि इसको हमने बाहर निकाल लिया तो बाहर थोड़ी भी प्रोसेस होगी, तो अंदर ही ना बीजांड, इसमें बीजांड में। तो यहाँ पे जब एक मेगास्पोर से जब ये स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी तो अब ये हट जाएगा और इसकी जगह कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी बेटा, इसकी जगह कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे और 1 सेल बीच में जिसमें 2 न्यूक्लियस आ गए। तो देखो इस पूरी स्ट्रक्चर में मादा भ्रूण कोश में अगर मैं देखूं तो टोटल कितनी सेल हो गई, 1 2 3 4 5 6 और एक बीच वाली 7। तो मैं कहता हूं इसमें 7 तो सेल हो गई सर। और टोटल न्यूक्लियस देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस हो। बोले तो 7 कोशिका और 8 केंद्र, ठीक है। और जो ये बीच वाली जो कोशिका है इसको कहेंगे केंद्रीय कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका बेटा ये केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल, ठीक है। तो आज हमने एक मेगास्पोर मदर सेल से, एक एम्ब्रियो से फीमेल गेमिट मादा भ्रूण कोश का निर्माण कर लिया। इसी प्रकार से जस्ट पिछले वाले जो लेक्चर में हमने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकणों का पोलन ग्रेन का निर्माण कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।